नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदु। हम लोग नंबर्स पढ़े थे और नंबर के बारे में ही कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं या तो सीमित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका नाम हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स रखे हैं। लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग शुरू से स्टार्ट ज़रूर करते हैं लेकिन ऊपर तक भी देखते हैं। हम लोग किसी भी तरह का प्रश्न आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे यदि इसी तरह से हम लोग पर डे मन लगा के पढ़े तो आइए देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। संख्या एक न तो भाज्य है और न अभाज्य। न तो भाज्य है और न अभाज्य। अभाज्य उसको कहते हैं जिसके दो फैक्टर हों, दो अपवर्तक हों। तो दो अपवर्तक हों तो एक से कटता है और अपने आप से कटता है, इसीलिए एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। एक ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या नहीं है और एक भाज्य भी नहीं है। क्यों नहीं है भाज्य? क्योंकि इसका डिफिनेशन है भाज्य का कि दो या दो से अधिक अपवर्तक हो, तो दो भी नहीं है, इसका तो मात्र एक ही है, इसीलिए एक जो है वो भाज्य संख्या भी नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक के बारे में हम लोग समझे। दूसरा है ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो वो केवल दो ही है। दो एक ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य है। सम क्यों है? क्योंकि ये दो से कट जा रहा है, दो से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह सम संख्या हुआ। अभाज्य क्यों है? क्योंकि इसके मात्र दो फैक्टर हैं, एक और अपने आप, इसीलिए यह एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य है और अभाज्य एवं सम दोनों है, अभाज्य भी है और सम भी है। लेकिन इस तरह का मात्र पूरे यूनिवर्स में मात्र एक ही लेटर है, वो है दो। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे अभाज्य जोड़ा। अभाज्य जोड़ा वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाती है। जैसे आप देख रहे हैं 5 और 7 दो अभाज्य संख्या है और इसके बीच में एक ही सम संख्या है, तो वो है 6। तो 5 और 7 जो है वो हुआ अभाज्य जोड़ा। अभाज्य जोड़ा, तो अभाज्य जोड़ा उसको कहते हैं कि दो संख्याओं के बीच में एक सम संख्या हो, मात्र और मात्र केवल एक सम संख्या हो। जैसे देख रहे हैं कि 3 और 5 दो अभाज्य संख्या है और इसके बीच में एक सम संख्या है। 11 और 13 ये दोनों के बीच में, ये दोनों अभाज्य संख्या है और उसके बीच में भाज्य संख्या है, सम संख्या जो है वो 12 है। तो ये सभी संख्याएं अभाज्य जोड़ा कहलाएंगी। तो अभाज्य जोड़ा हम लोग समझे। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो प्राकृत संख्याएं होंगे वो पूर्ण संख्याएं भी होगी, पूर्णांक भी, और परिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं होगी। तो प्राकृत संख्याएं यदि किसी को लेते हैं तो प्राकृत संख्या पूर्ण भी होगी, पूर्ण संख्या, पूर्णांक भी, परिमेय संख्या भी और वास्तविक संख्या भी। आइए देखते हैं। मान लीजिए 4 क्या है? तो 4 एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए। तो 0 से शुरू होकर अनंत तक जा रहा है तो उसके बीच में 4 मिल रहा है, इसलिए 4 एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक क्यों है? क्योंकि नंबर लाइन पे हमको ये पूर्णांक मिल जाता है, इसीलिए यह एक पूर्णांक भी है, 4 एक पूर्णांक भी है। परिमेय संख्या कैसे है? क्योंकि 4 है बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में आ गया, इसीलिए यह परिमेय संख्या भी है। वास्तविक संख्या क्यों है? क्योंकि यह जो है पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय
तीनों के अंतर्गत आ जाता है, इसीलिए यह एक पूर्णांक भी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कहने का मतलब अंडर 10 में जितने भी प्रकार के संख्या पढ़ते हैं वो वास्तविक संख्या होता है। सिर्फ और सिर्फ रूट के अंडर माइनस नहीं होना चाहिए, न तो ये संख्या कौन संख्या हो जाता है, काल्पनिक संख्या हो जाता है, काल्पनिक संख्या हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या होगा, वो पूर्ण संख्या भी होगा, पूर्णांक भी होगा, परिमेय संख्या भी होगा और वास्तविक संख्या भी होगा। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स। तो यदि कोई होल नंबर्स लेते हैं आप, तो होल नंबर वो पूर्णांक भी होगा, परिमेय भी होगा और वास्तविक भी होगा। आइए देखते हैं एक हम ले लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 3 है। 3 एक पूर्ण संख्या है और 3 पूर्ण संख्या है, तो इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसको पूर्णांक भी लिख सकते हैं। आराम से पूर्णांक लिख लेंगे, क्योंकि नंबर लाइन पे हम लोग 0 1 2 3 यहाँ दिखा देते हैं, तो ये पूर्णांक भी हो गया। ये परिमेय संख्या भी हो गया। क्यों परिमेय संख्या हो गया कि हम 3/1 लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, तो ये P/Q के रूप में हो गया, तो यह एक परिमेय संख्या भी हो गया। एक यह वास्तविक संख्या भी है। क्यों? क्योंकि लगभग नंबर, सभी नंबर वास्तविक नंबर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रूट के अंडर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका रूट के अंडर माइनस नहीं है, तो यह एक वास्तविक संख्या भी हुआ। तो ध्यान रखेंगे कि पूर्ण संख्याएं जितने भी हैं वो पूर्णांक भी होगा, परिमेय भी होगा और वास्तविक भी होगा। इसको थोड़ा सा नोट करेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, सभी पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय भी होते हैं और वास्तविक भी होते हैं। तो कोई भी आप पूर्णांक ले लीजिए, जैसे हम 7 ले लिए, तो 7 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसको आप 7/1 लिख सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में हो गया। 7 एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि रूट के अंडर में माइनस नहीं है, तो 7 जो है वो वास्तविक संख्या भी है। तो जितना भी पूर्णांक है वो आपका परिमेय भी होगा और वास्तविक भी होगा। आइए देखते हैं वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो वास्तविक संख्या कहते हैं पूर्णांक को, परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या, तीनों के योग को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जैसे इसमें ध्यान रखिएगा, पूर्णांक मतलब आपका 0, सभी धनात्मक संख्या। पूर्णांक मतलब होता है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0, ये तीनों को मिला करके हमारा क्या बनता है, पूर्णांक। परिमेय संख्या उसको कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं जो P/Q के रूप में हो, और अपरिमेय उसको कहते हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसको। तो ध्यान रखेंगे वास्तविक संख्या का पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या। यह एक बहुत बड़ी संख्या है, इसमें लगभग संख्या आते हैं, सिर्फ रूट के अंडर -1 नहीं आना चाहिए, रूट के अंडर माइनस नहीं आना चाहिए, बाकी सारे के सारे नंबर वास्तविक संख्याएं ही हैं। प्राकृत एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि प्राकृत संख्या जो शुरू होता है वो शुरू होता है 1 से और जाता है अनंत तक, और पूर्ण संख्याएं जो है वो शुरू होता है 0 से और जाता है अनंत तक। तो देखिए इसमें कहाँ नेगेटिव आने की बात है, ऋणात्मक तो होगा नहीं। ऋणात्मक होता है 0 से बाएं तरफ, ये हमेशा जो चल रहा है वो 0 से दाएं की तरफ चल रहा है। तो प्राकृत एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। भिन्न, ध्यान दीजिएगा, भिन्न परिमेय संख्याएं होती है। हम समझाए थे पिछले क्लास में, थोड़ा फिर से समझा दें। भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या है, भिन्न और परिमेय संख्या दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर बस इतना ही है कि 1/2 भिन्न हो गया, लेकिन -1/2 है तो यह भिन्न नहीं होगा, यह एक क्या है, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में माइनस भी चलता है, प्लस भी चलता है, तो ये भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। माइनस यदि आ गया तो वो सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या होगा, वह भिन्न नहीं हो सकता। जैसे 3/4 भिन्न है, 3/4 भिन्न है, और 3/4 को हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। 3/4 परिमेय संख्या भी है और भिन्न भी है।
3/4 भिन्न भी है, 3/4 परिमेय संख्या भी है, लेकिन -3/4 सिर्फ और सिर्फ ये परिमेय संख्या है, सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में माइनस लगा रहता है तो भी माइनस रहेगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा, और यदि प्लस है तो वो भिन्न हो जाएगा। तो भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या है कि भिन्न में माइनस नहीं चलता है, परिमेय संख्या में माइनस चलता है। इसमें प्लस भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस और माइनस दोनों चलता है। 3/4 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में दोनों साइन चलता है। आप प्लस भी रख सकते हैं और माइनस भी रख सकते हैं, और भिन्न में सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला भिन्न ही चलता है। ध्यान रखेंगे दोनों में अंतर क्या है। तो भिन्न जो होती है वो परिमेय होती है, जैसे ये भिन्न है तो ये भिन्न है ही, ये परिमेय संख्या भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भिन्न है वो परिमेय संख्या भी होती है। जीरो जो है एक ऐसा संख्या है, न तो ऋणात्मक है और न तो धनात्मक है। जीरो कैसी संख्या है, तो न तो ऋणात्मक न तो धनात्मक, ये कोई भी संख्या नहीं है। कभी कभार प्रश्न बनाने में जीरो को सम संख्या मान सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, धनात्मक माना जा सकता है, लेकिन जनरली आपका जीरो न तो ऋणात्मक है और न तो धनात्मक है, यही ध्यान दीजिएगा। कभी कभार रेयर केस में कभी देखा जाता है। शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर वह शून्य ही होगा। 0/a बराबर 0, मान लीजिए 0/2 तो क्या हो जाएगा 0, 0/5 तो क्या हो जाएगा वो 0, 0/8 तो क्या हो जाएगा 0, 0/15 तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, शून्य आएगा। ध्यान दीजिएगा कि 0/, कोई भी संख्या तो 0 आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखिए, किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है। अर्थात यदि किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भागफल अनंत मतलब इनफाइनाइट हो जाता है, या तो नॉट डिफाइंड आता है। मतलब किसी भी संख्या में आप 0 से भागा देंगे तो उसका मीनिंगलेस हो जाता है, नॉट डिफाइंड है। आज तक उसकी परिभाषा कोई नहीं दे पाया है। तो यदि बोल दें कि 7/0 तो 7/0, 0 यदि नीचे में आ गया तो समझ लीजिए कि वो अपरिभाषित है, अभी तक इसको कोई डिफाइन नहीं कर पाया है। दैट मीन्स वो क्या हो गया, इन्फिनिटी। यदि बोल दें कि 8/0 तो भी क्या हो गया, इन्फिनिटी। 9/0 तो भी इन्फिनिटी। 10/0 तो हम इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित, अभी तक ये परिभाषित नहीं किया जा सका है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। हम लोग परिमेय संख्या जब पढ़ते हैं तो परिमेय संख्या का जो डिफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए लिखते हैं कि q 0 यदि होगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको आप लिखते हैं कि p/q के रूप में हो, लेकिन q 0 ना हो, मतलब डिनोमिनेटर 0 ना हो। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने के बाद उसका वैल्यू जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के बीच में भी शेयर करें। धन्यवाद।